Hello everyone and welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं। इन क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ SPM IAS Academy कैन सबमिट देयर आंसर्स फॉर रिव्यू इन देयर रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। The first question I have from you is on the South China Sea dispute। आप सबको पता है रिसेंट मंथ में देखा है कि चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी को लेकर के और चाइना की एक तरह की हेजेमनी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस तरह से इंडिया अपोज कर सकता है चाइना को और किस बेसिस पर इंडिया अपोज कर सकता है। नाउ आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन थॉरली। सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑल अबाउट। सो क्वेश्चन स्टार्ट होता है एक डिक्लेरेशन के साथ। इट इज असर्टिंग दैट साउथ चाइना सी डिस्प्यूट इज क्रिटिकल टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और उसके बाद क्वेश्चन आपको बोलता है कि क्या बेसिस है इंडिया के ऑपोजिशन का चाइना को, मतलब किस आधार पर इंडिया अपोज कर सकता है चाइना को साउथ चाइना सी में। और क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट करने को जब भी कोई आपसे कुछ बोलता है तो आपको उस चीज की डिटेल प्रोवाइड करनी होती है इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट लिख लिख करके डिटेल प्रोवाइड करनी होती है इन केस ऑफ एन्यूमरेट। तो क्या बेसिस है, क्या आधार है इंडिया के ऑपोजिशन का, ये आपको लिखना है। अब आप देखो, जब आप इस बात को लिखने जा रहे हो दैट व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन, सो इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ चाइना सी फॉर इंडिया, तो आप ये भी बता सकते हो कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन। भाई किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है उस पर कोई कब्जा करना चाह रहा है, इफ समबडी वांट्स टू डोमिनेट ऑन समथिंग ऑफ योर्स विच इज इंपॉर्टेंट टू यू, देन डेफिनेटली यू विल अपोज दैट पर्सन। So that can be the basis of India's opposition too. If you can prove that South China Sea is important for India, that way you will be able to prove that what is the basis of India's opposition to China. So यहां पर भी हम यही अप्रोच लेंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि इंडिया के लिए साउथ चाइना सी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उसकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट विल henceforth prove that what is the basis of India's opposition to China's hegemony। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट आंसर करेंगे। The second part is dealing with that how can India engage with other countries. We will also provide some solutions that what can be the mode of engagement of India with the other countries to solve the dispute in the South China Sea। क्विकली देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया है सिलेबस पेपर 3 में आपके इंटरनेशनल रिलेशन से, वेयर द टॉपिक इज इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर विच यू कैन रीड अबाउट दिस क्वेश्चन इज 9th मार्च, 12th Feb, 16 जून एंड 7th जुलाई। आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब भी कभी आप इंटरनेशनल रिलेशन का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो या पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो या इंटरनल सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, ये तीनों ही टॉपिक बहुत कंटेम्पररी होते हैं और इन टॉपिक्स में आपको कॉन्टेक्स्ट जरूर डिस्कस करना चाहिए क्वेश्चन का। मतलब वो क्या न्यूज रही है, क्या बैकग्राउंड रहा है जिसके बेसिस पर ये क्वेश्चन डिराइव हुआ है। आप सबको पता है बैकग्राउंड इस क्वेश्चन का है दैट साउथ चाइना सी पर चाइना बहुत अग्रेसिव हो गया है। 9 लाइन के बारे में आपको पता है, वेयर द चाइना क्लेम्स दैट दिस एरिया belongs to China under the 9 line. Moreover, it also claims the island of Parsley, Spratly, Scarborough Shoals. So these are the areas where China is showing क्वाइट अग्रेसिवनेस। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं किस तरह से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बोथ द एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन द चाइनाज रीसेंट अप्रोच, व्हाट आर द एक्शंस इन इट इज टेकिंग इन द रीसेंट टाइम्स। एक बात और नोटिस करिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव अ गुड लैंग्वेज इन ऑर्डर टू आंसर द इंटरनेशनल रिलेशंस। एक बार जब आप इंट्रोडक्शन में ये बातें लिख देते हैं, आप एक्सप्लेन कर देते हैं इन रीसेंट फिनोमिनास क्या है, यू शुड ड्रॉ अ स्मॉल डायग्राम जहां पर आप बता दें कि ये कॉन्टेस्टेड एरिया है, ये इंटरनेशनल रीजन है जहां पर सारा इशू चल रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं बॉडी ऑफ द आंसर पर। बॉडी पर आप आंसर करने वाले हैं बेसिस ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप हेडिंग यही डालेंगे बेसिस ऑफ इंडियाज ऑपोजिशन, बट एक्चुअली आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द साउथ चाइना सी फॉर इंडिया। एक एक करके क्विकली इंपॉर्टेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह से एनर्जी के एरिया में वो साउथ चाइना सी इंपॉर्टेंट है। यू नो एनर्जी वाइज इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज evidence of having oil and gas, and in fact ONGC Videsh Limited has already been given contract by Vietnam to do the exploration in the South China Sea, but it is facing resistance from the China. सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें साउथ चाइना सी फिट बैठता है। तो आपको पता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की। इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में वांट्स टू मेंटेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल एंड गुड कनेक्टिविटी विद इट्स ईस्टर्न नेबर। बट अगर साउथ चाइना सी में चाइना बहुत ज्यादा हेजेमोनिक हो जाता है, चाइना बहुत अग्रेसिव होने लगेगा, तो इंडिया के जो ईस्टर्न नेबर्स हैं, पर्टिकुलरली आसियान, ASEAN दैट इज साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं 10 कंट्रीज, उनका उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो कंट्रीज उतना ग्रो नहीं कर पाएंगी। एज अ रिजल्ट इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपने फ्रूट्स नहीं बेयर कर पाएगी, इट विल नॉट बी एबल टू work properly. So this is a strategic objective. India wants its eastern neighbors, particularly ASEAN, to grow so that India अपनी Act East policy के through better relations उनके साथ कर पाए, and for that it must resist the hegemony of China. China की जो aggressiveness है उसको उतना नहीं बढ़ने देना है। थर्ड देख लेते हैं किस तरह से इंडिया का चाइना का जो अग्रेशन है इन द इंडो पैसिफिक रीजन उसको काउंटर करा जा सकता है फ्रॉम द साउथ चाइना सी इटसेल्फ। आपको पता है चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है। चाइना इंडिया के बॉर्डर पर अग्रेसिव हो रहा है इन द अक्साई चेन रीजन एंड इन द लद्दाख। यू ऑल्सो नो अरुणाचल पर ऑलरेडी चाइना अग्रेसिव था, भूटान के साथ चाइना अग्रेसिव हो रहा है। इन द ईस्ट चाइना सी विद जापान इट इज ऑल्सो गेटिंग एग्रेसिव। साउथ चाइना सी पर तो अग्रेसिव है ही है। तो आप ये देखेंगे कि चाइना पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर ही अग्रेसिव हो रहा है। अब अगर इंडिया को चाइना का ये अग्रेशन रोकना है तो इंडिया को ये जो फाइट है चाइना के साथ इसको अपने बॉर्डर से हटाना पड़ेगा और दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। करेंटली इंडिया तिब्बत बॉर्डर पर चाइना अग्रेसिव हो रहा है, बट अगर इंडिया चाइना को रेजिस्ट करने के लिए साउथ चाइना सी में जाकर के चाइना को अपोज करेगा तो इंडिया अपने बैकयार्ड से, अपने बॉर्डर से फाइट को ले जा रहा है एंड इट इज पुटिंग इट इनटू द चाइनाज बैकयार्ड बिकॉज चाइना कंसिडर्ड साउथ चाइना सी एज इट्स स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड एंड इट कंसिडर्स कि वहां पर तो उसकी पूरी हेजेमनी है ही है। So this is the third point of resisting the China's aggression. The fourth point is on China-USA power struggle. आपको पता है कि USA rebalancing Asia की पॉलिसी परस्यू कर रहा है। Rebalancing Asia में USA wants to resist the China's rise as the unipolar power. And for that it is helping the other countries like India to be able to balance the China. For that India should project itself that it is willing to balance the China, and for that it must oppose the China's hegemony in the South China Sea. Second point है that China wants to project itself as a revisionist power. Revisionist power का मतलब होता है एक वैसी कंट्री जो कि वर्ल्ड ऑर्डर को रिवाइज करना चाहती हो। So it wants to revise the वर्ल्ड ऑर्डर। अभी आपको पता है वर्ल्ड में यूएसए इज द ओनली पावर, सो दिस इज अ यूनिपोलर वर्ल्ड। इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड यूएसए इज द ओनली पावर। बट अगर चाइना खुद को रिविजनिस्ट पावर की तरह से क्लेम करता है then it wants to do the revision of this world order, उसको बदलना चाहता है, चेंज करना चाहता है। But USA does not want that. USA does not want
China to be a revisionist power, and that is why it is opposing China. So India can help that, and that is why there is a proxy war going on between USA and China, and India can help in that. Next point देखते हैं. India is projecting itself as the net security provider in the Indian Ocean region, and India wants to extend its clout as being net security provider in the other regions also. However, China considered South China Sea as its own backyard. और अगर वहां पर चाइना में, साउथ चाइना सी में अगर चाइना सक्सेसफुल हो रहा है, तो इट इज ऑब्वियस दैट चाइना विल ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड इटसेल्फ टू द इंडियन ओशन, बिकॉज यू नो दैट currently the combined region of Indian Ocean and the Pacific Ocean is the Indo-Pacific region, and that is the focus of the world geopolitics these days. So both India and China want to fight for this Indo-Pacific region. So does the US and so does the other power also. अब अगर चाइना साउथ चाइना सी में जाकर के अपनी हेजेमनी बना लेता है, तो वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चाइना एक्सटेंड करेगा खुद को इंडियन ओशियन में. So that is the India wants to resist. India wants to become the sole security provider of this region. net security provider वो बोलता ही इंडियन ओशन रीजन में है, और बाकी रीजन्स में भी इंडिया खुद को एक्सटेंड करना चाहता है. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रेड. ट्रेड पॉइंट में सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का 50% ट्रेड जो है इंडिया का, दैट पासेस थ्रू द साउथ चाइना सी रीजन, एंड फॉर दैट ट्रेड टू हैपन फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन ऑफ द सीज is of high importance. You also know that UNCLOS also ensures the navigation of the seas in this region. Moreover, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इंडिया के सेलर्स का हिस्टोरिकल और कल्चरल राइट्स रहा है साउथ चाइना सी में. For more than 1500 years, there are evidences that Indian sailors and Indian merchants have been sailing in the South China Sea. So India should not deny this right to its current generation of the merchants also. अभी के भी जो इंडिया के लोग हैं, जो सेलर्स हैं, जो शिप्स हैं, they should get that right that they can go to the South China Sea, and that should not be denied to them. So that right to trade must be protected by India. So these are all the reasons on the basis of which India can oppose the China's hegemony. आप इनको लिखें, and these are all also the importance of the South China Sea for India. Quickly देखते हैं that how can India engage with the other countries on opposing the China's hegemony. देखिए, जब भी कभी इंडिया का एंगेजमेंट होता है, तो इंडिया का एंगेजमेंट कैन ओनली बी इन द 5 ways, इन द 4 ways, सॉरी, MSME. 4 तरीके होते हैं जिस तरह से इंडिया एंगेज कर सकता है. जो पहला M होता है, दैट इज मिलिट्री. जो सेकंड एंगेजमेंट होता है, दैट इज स्ट्रेटेजिक. द थर्ड इज मॉरल, एंड द फोर्थ इज इकोनॉमिक. सो जब भी कंट्रीज एंगेज करती हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, ये 4 लेवल ही एंगेजमेंट का हो सकता है. एक और होता है, एंड दैट इज सी. सी इज द कल्चरल वेज से भी कर सकते हैं, बट कल्चरल वेज आर द वेज जिसके थ्रू रिलेशंस इंप्रूव होते हैं. अगर एजेंडा सर्व करना है, अगर 2 कंट्रीज को साथ में एंगेज करके किसी एजेंडा को सर्व करना है, सो यही 4 हो सकते हैं. इससे एजेंडा नहीं सर्व होता है, इससे कुछ और काम होता है. तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं, एंगेज करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग सम एजेंडा. इंडिया भी MSME का ही यूज करके मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, मॉरल और इकोनॉमिक का यूज करके अपना एजेंडा सर्व करेगा, एंड दैट एजेंडा इज गोइंग टू बी opposing the China in the South China Sea. That is going to be the agenda opposing China. Let us quickly see कि ये एजेंडा कैसे सर्व होएगा with these 4.
सबसे पहला होता है मिलिट्री प्रेशर। यू नो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू इंडिया जो है वो चाइना को अपोज कर सकता है। मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया इज ऑलरेडी कोलैबोरेटिंग विद यूएसए एंड जापान, and now it is also in talks to invite the Australia for the part of for the Malabar exercise. That way in China is going to understand the India's intention of inviting all the other powers who are opposing China in its unilateral rise. Second है strategic pressure। इंडिया जापान का 2+2 डायलॉग चल ही रहा है। 2+2 डायलॉग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जापान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और डिफेंस मिनिस्टर दे आर इन टॉक्स विद ईच अदर, एंड इन द करेंट इंडिया जापान 2+2 डायलॉग दे वर ऑलरेडी डिस्कसिंग ऑन द साउथ चाइना सी सिचुएशन। बट if India wants to improve its engagement, that discussion should go further। साउथ चाइना सी पर और बात होनी चाहिए और किस तरह से चाइना के एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करा जाए इस पर और बात करी जानी है। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे ही, दैट इंडिया जापान 2+2 डायलॉग शुड फोकस मोर ऑन द साउथ चाइना सी। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक में, दैट देयर आर ऑलरेडी अग्रीमेंट्स विद द यूएसए। यू नो यूएसए के साथ कॉमकासा हुआ है, यूएसए ने नाटो अलाई लाइक स्टेटस भी इंडिया को दिया हुआ है, एंड जी सोमिया अग्रीमेंट भी साइन हुआ है। सो देयर आर मेनी अग्रीमेंट्स विच हैव बीन साइंड विद द यूएसए विच आर पर्टिकुलरली फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। दैट इज अगेन गोइंग टू मेक चाइना कॉशियस, बट इंडिया शुड परस्यू इट मोर। India should align itself more with the USA so that China अपना aggression in the South China Sea उसको कम कर सके। थर्ड है क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग इंडिया बना रहा है। यहां पर इंडिया जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ ग्रुपिंग कर रहा है। करेंटली क्वाड ग्रुपिंग इज मोर ऑफ अ इनफॉर्मल नेचर, बट इसको फॉर्मलाइज करा जाना चाहिए, इसके एजेंडा को ले डाउन करा जाना चाहिए, एंड एजेंडा मस्ट इंक्लूड दैट ऑफ काउंटरिंग चाइना इन द साउथ चाइना सी, दैट मस्ट बी एक्सप्लिसिट। Next are the tactical pressures which are doing. So let us understand what is the difference between strategic and tactical. देखिए strategic होता है जो broad आपका policy move होता है। So when you are saying something is strategic, that is your broad policy move. However, in order to pursue this broad policy, the actions which you take, जो कि आप इसके लिए pursue करते हो, these actions are called as tactics. Example, आपका ब्रॉड पॉलिसी मूव है आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज योर ब्रॉड पॉलिसी मूव, दैट देयर यू वांट टू शो दैट यू वांट टू हैव अ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल एंड गुड कनेक्टिविटी विद योर ईस्टर्न नेबर्स। बट टैक्टिक्स आर गोइंग टू बी व्हाट आर द एक्शंस यू आर टेकिंग फॉर दैट। जैसे कि अगर आपने ट्राइलेटरल हाईवे बनाया, दैट इज अ टैक्टिक, बट आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी दैट वाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो टैक्टिक्स आर द एक्शन। जैसे कि चाइना ने गलवान रिवर वैली को कैप्चर करने की कोशिश करी, दैट वाज इट्स टैक्टिक। मोदी जी ने जाकर के जो अपनी स्पीच दी लद्दाख में, दैट वाज देयर टैक्टिक, बिकॉज दैट वाज द एक्शन विच ही टुक टू pursue a strategy, and that strategy was to oppose the China's aggression in the entire Indo-Pacific region. So quickly चलते हैं और एक बार देख लेते हैं इंडिया के क्या क्या टैक्टिकल प्रेशर इंडिया किस तरह से लगा रहा है। इंडिया ने आसियान कंट्रीज को आर्म्स बेचने की कोशिश करी है। ब्रह्मोस मिसाइल्स वी वांट टू सेल इट टू वियतनाम। सिमिलरली इंडिया ने मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल में इंटरेस्ट अपना दिखाया है, बिकॉज already 4 countries are part of this Malacca Strait Patrol: Indonesia, Thailand, Malaysia and Singapore, who are cooperating to ensure the security of the Malaccan Strait of Malacca. And you know that Malacca is a weak point for China. You know about Malaccan dilemma. और अगर इंडिया भी इसका पार्ट बन जाता है मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल का, so that will further complicate the situation for China. And it will also be able to counter the string of pearls of China. थर्ड है आपका मॉरल प्रेशर जो इंडिया अप्लाई कर रहा है। इंडिया शुड परस्यू
the issue of the South China Sea in the East Asia Summit as well as and in other international forums. New Delhi dialogue हो गया, Shangri-La dialogue हो गया. There also India must pursue, that will put a moral pressure on China. And the fourth is the economic pressure. आप सबको पता है आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इंडिया ट्राई कर रहा है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग खुद से ही करे. When India will become good in manufacturing, it can also project itself as an alternative to China in the global supply chain. That way it will be able to decrease the economic impact of the China, economic hegemony of the China, and India will become part of the global supply chain. That can happen with programs like Atmanirbhar Bharat. That can also happen by collaborating with the other countries so that both the countries are able to discard the Chinese goods. So these are the areas through which India can engage with other countries. क्विकली आगे चलते हैं और देखते हैं इस आंसर को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं. जब भी आप कंक्लूजन करें इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर का, यू शुड ऑलवेज राइट अबाउट द मिस्टेक्स और द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंडियाज प्रीवियस पॉलिसी विच इंडिया हैज परस्यूड इन पास्ट. क्या उसकी पॉलिसीज में मिस्टेक थी, उसके बारे में भी आपको बात करनी चाहिए कंक्लूजन में. एक इंडिया की पॉलिसी विच हैज बीन वेरी क्रिटिसाइज्ड, दैट इज बेनिफिशियल एम्बिग्विटी. इंडिया क्या करता है, बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे इश्यूज पर चुप रह जाता है, कुछ बोलता नहीं है, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता है. दैट इज कॉल्ड एज बेनिफिशियल एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी इज कंफ्यूजन मेंटेन रखना और दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया. तो वो चुप रह जाता है, बोलता नहीं है. बट जिस तरह से आजकल के टाइम में जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरह से चेंज हुआ है, इंडिया कैन नो लॉन्गर परस्यू दिस काइंड ऑफ अ international relation policy and it needs to be very upfront on its issues. काफी उसे वोकल होना पड़ेगा और अपनी बात को रखना पड़ेगा. इसका मैंने एग्जांपल दिया है कि इन पोस्ट कोविड ग्लोबल ऑर्डर चाइनाज एक्सपेंशनिज्म कैन नॉट बी काउंटर्ड विद स्ट्रेटेजिक साइलेंस. चुप रह करके कुछ नहीं होगा. India must drop its policy of beneficial ambiguity and prioritize its self-interest. अपनी बात को उसे आगे रखना पड़ेगा. So इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. You can also come up with your own conclusion and try to innovate as much as possible. Quickly चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. सेकंड क्वेश्चन is on the rise of the mob lynching in Assam. So question already declare कर देता है that there is a recent rise of mob lynching in Assam and the directive word here is discuss. You need to discuss why is there a recent rise of the mob lynching in Assam. So आपको इसको सारे इसके aspects पे करना पड़ेगा. This question is important from the paper 1 essay and also from the paper 3 governance के लिए important होता है ये. So quickly देखते हैं इसको introduce कैसे कर सकते हैं. You need to give the some correct context. करंट कॉन्टेक्स्ट आपको देना पड़ेगा इसका. हाजो में और कार्बी के केसेस में किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई थी, इस तरह से आप इस आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं. आप इसके रीजंस जरूर आपको देने हैं कि क्या रीजन है मॉब लिंचिंग के केसेस का राइज होने में. आप बता सकते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरह से बहुत स्लो हो गया है. वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स हैज बीन डिलेड. आपको पता है एक एक केस का रिजल्ट आने में 5-5, 6-6, 7-7 साल लगते हैं. एंड एज अ रिजल्ट मॉब जो हो गई है, दे वांट क्विक जस्टिस, दे वांट रिजल्ट दैट मोमेंट ओनली. There is also a low deterrence. People are not afraid of doing a mob lynching because there is no separate law for that. There is also a rise of the fake news and there is a role of social media in spreading of rumors also. You know about witch hunting होती है आसाम में. People are spreading false rumors also against many cases of child kidnapping and others. Then there is a rise of herd mentality. हर्ड मेंटालिटी का मतलब होता है कि क्राउड की अपनी मेंटालिटी आ जाती है. दे थिंक ऑन देयर ओन विदाउट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है हॉरेंडस एक्ट ऑफ मॉबक्रेसी. There are problems with the policing and maintenance of law and order also. There is a rise of intolerance in the society and society is mistrusting any other who are not part of that group. And there is no fear of law in the minds of the people and they are forgetting about the rule of law these days. So you can come up with more of your point and write these. बॉडी में आपको इंक्लूड ये भी करना चाहिए कि कैसे इसको प्रिवेंट करा जाना है. इसके लिए हमारा एक ऑलरेडी वीडियो आया था, एनालिसिस ऑन मॉब लिंचिंग केस विच वाज मेड बाय वन ऑफ आवर स्टूडेंट. यू शुड लुक एट दैट वीडियो. ही हैज एक्सटेंसिवली डेल्ट दिस टॉपिक.
You can also refer to the 1st December 2019 newspaper analysis by Satyajit sir, where he is talking about the witch hunting, and in that video you will be able to also get some points. So with this you can write about the body of this answer. In the conclusion part, you should reassert that why this practice of mob lynching must be discarded. So this is about this whole answer. I am giving you few practice questions also which you should do. In the second of this practice question, I am talking about behavioral economics. Behavioral economics has been news because recently Nobel Award was awarded to one of our Indian economist on who's working on this field of behavioral economics. इसीलिए इसको यहाँ पर क्वेश्चन को डाला है. So this is it for today's session. Thank you.